चल, आज मेरी 3 दिन से नींद नहीं पूरी हुई। मैं पिछले मैं भोपाल से अभी आया आज। हाँ, नहीं पेपर नहीं था मुझे, मैं परसों सैटरडे को निकला था, काम था मेरे को। तो मैं कल लेट हो गया वहां से निकलने में, तो मैं वहां से निकला 12 बजे रात। अभी यहाँ पहुंचे हम 4 साढ़े 4 बजे। फ्लाइट से निकले थे तो पहुंचने में टाइम लग गया। अब यहाँ 2 घंटे में 1.5 घंटे में आप कितना सो लोगे। चल, इरिगेशन प्रोजेक्ट चल रहे थे तो हम इसमें देख रहे थे कौन सी, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर क्वेश्चन लगा रहे हो तुम राहुल? क्वेश्चन लगाया, बन रहे हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। पुणेकर तो पुणेकर से क्वेश्चन उतने अच्छे तो नहीं है। हाँ, परीक्षा धाम ले लो। हाँ हाँ, है ना, अच्छा है, ठीक है। रविशंकर तिवारी की उतनी अच्छी नहीं, क्वेश्चन मतलब लेवल नहीं है, उसमें फालतू के बहुत सारे क्वेश्चन दे के रखे हैं, है ना। इसमें सटीक जितने भी क्वेश्चन हैं, प्रॉपर क्वेश्चन अच्छे हैं, ठीक है। लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, तो उसको भी लगा सकते हो, बट पहले तो एक कंप्लीट कर लो, कोई से एक कंप्लीट कर लो क्वेश्चन। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन क्या है कि आपको मतलब कुछ भी उठा के पूछा और गलत भी, फैक्चुअल डाटा उसमें क्या है कि डाटा जो है बहुत सही दिया है, उतना गलत नहीं है गलत लेकिन उतना गलत नहीं दिखा, ठीक है। तो हम नर्मदा रिवर प्रोजेक्ट देख रहे थे, नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो इसमें हमने देखा था कि मध्य प्रदेश को नर्मदा रिवर वैली प्रोजेक्ट में हमने 3 टाइप से डिवाइड करके रखा। एक में रखी थी हमने बिग, ठीक है, बिग प्रोजेक्टों को। दूसरे में हमने रखा था मीडियम को, ठीक है, और तीसरे में हमने रखा था स्मॉल को। तो ये 3 प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो बिग टोटल कितनी थी, 29, ठीक है। मिडिल थी 135 और ये थी 3000 के आसपास। कहने का मतलब समझ में आ गया, ये चीजें समझ में आ गई कि कहने का मतलब कि नर्मदा रिवर की जो प्रॉपर बात कर रहे हैं नर्मदा रिवर में, तो नर्मदा रिवर में आप देखोगे कि बहुत सारी जो 29 ऐसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल में चल रहे हैं। बहुत बड़े का मतलब जैसे एक बात करें अपन इंदिरा गांधी, ठीक है, तो इंदिरा गांधी जो प्रोजेक्ट चल रहा है तो आपको देखने को मिलेगा कि इसमें एक डैम बनाया गया है और इस डैम से हम मल्टीपर्पस काम कर रहे हैं। कैसे मल्टीपर्पस की, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी से हमने यहाँ पर इरिगेशन प्रोजेक्ट भी निकाल दिया कि भैया हमने कनाल बना दी और इस कनाल के माध्यम से हमने क्या किया कि लोगों को पानी पहुंचाना स्टार्ट कर दिया, है ना। फिर यहाँ पर हमने दूसरा चीज़ क्या हो गया कि हमने यहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी फैसिलिटी लॉन्च कर दी। यानी आप बड़े लेवल में देखने को मिलेगा, यानी आसपास के जितने क्षेत्र में होगा तो एक बड़े लेवल में आप देखने को मिल जाए। काम समझ में आ रहा है, तो इसलिए इसका बिग प्रोजेक्ट दे दिया। मतलब कि 500 गांव 1000 गांवों को हमने क्या कर दिया, इससे प्रॉफिट दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट से। तो ये क्या हो गया, एक बड़ा प्रोजेक्ट हो गया अपना। एक मिडिल हो गया कि चलो ठीक है, 500 गांवों को हमने 500 विलेज को 400 विलेज को पानी प्रोवाइड करा दिया, ठीक है, कि चलो इरिगेशन के लिए हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा कम लेवल में हो रहा है, यानी छोटा सा डैम बना दिया बढ़िया सा। तो इसलिए टोटल हमें इसमें 135 आपको देखने को मिला। और इस्तेमाल हो गया कि भैया यहाँ पर कोई सिर्फ यहाँ से हम इरिगेशन बस निकाल रहे हैं, कोई कनाली बस बना दिया हमने, किसी से हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बस जनरेट कर रहे हैं, या तो फिर कुछ और अदर चीज़ों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो बेसिकली आप देखोगे तो स्मॉल छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना दिए हैं, वो 3000 से ज़्यादा आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, ये बहुत डाटा पुराना हो गया, चेंज भी हो सकता है, लेकिन अभी कहीं अपडेटेड नहीं देखने को मिलेगा, तो इतना ही है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो कोई सी हमने पढ़ी थी, एक भी नहीं पढ़ी थी, चल। तो ये लिख लिया था आपने कि कौन कौन सी इसमें लोकेटेड है। तो सबसे पहले आप देख लो कि कौन कौन सी लोकेटेड है, मैप में देखो, यदि हम मैप बनाते हैं ठीक है। ये जबलपुर से कुछ इस प्रकार से नदी निकलती है, ऐसे, सॉरी, अमरकंटक से निकलती है कुछ इस प्रकार से और ऐसे बहती हुई,
तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट बताया था, ये था जबलपुर। जबलपुर याद है? और जबलपुर में इस प्रोजेक्ट का नाम था रानी अवंतीबाई। अवंतीबाई, और इसे कौन नाम से जाना जाता है? बरगी रिवर। वर्गी प्रोजेक्ट, बरगी प्रोजेक्ट। रानी अवंतीबाई सागर पूरा इसका नाम। हाँ, पूरा इसका नाम है रानी अवंतीबाई सागर। दूसरा नाम है बरगी। बरगी इसलिए इसका नाम हो जाता है क्योंकि ये वास्तविकता में नर्मदा रिवर पर आपको देखने को मिलेगा, नहीं लोकेटेड है। समझना बात को कि ये बरगी पर इसकी जो ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है बरगी रिवर, इस बरगी रिवर पर ये प्रोजेक्ट बनाया गया है रानी अवंतीबाई, है ना। अब रानी अवंतीबाई इसका नाम क्यों पढ़ने की क्या थी कि आपको पता है कि ये गोंड रूलर जो थे, गोंड वंश की एक कह सकते हो कि एक पावरफुल शासका थी रानी अवंतीबाई, है ना। कि जैसे रानी दुर्गावती थी उसी प्रकार आपको देखने को मिलता है कि जब आप गोंड रूलर पढ़ोगे तो उसमें अलग अलग डायनेस्टी पढ़ोगे, है ना। गोंड रूरल में जब आप पढ़ते हो तो रानी अवंतीबाई का पूरा साम्राज्य पढ़ते हो, उसी में एक आगे चल के आएंगी रानी अवंतीबाई। तो उस एरिया में रानी अवंतीबाई जो थी तो बहुत फेमस रानी थी, तो इनके नाम पर इनका नाम कर दिया गया है रानी अवंतीबाई। ठीक है, पहले इसका नाम था बरगी परियोजना, क्योंकि ये बरगी रिवर पर लोकेटेड थी। क्लियर हो गया बात समझ में यहाँ तक? इसके बाद आ जाओ आप अगली प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं तो जबलपुर से आगे आ जाओ आप खंडवा में। जबलपुर से आ जाओ, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपको दिखेगा यहाँ पर? ये कुछ इस प्रकार से निकलती है नर्मदा रिवर। ठीक है, तो ये अगला डिस्ट्रिक्ट जो दिखेगा आपको यहाँ पर तो खंडवा है। खंडवा में, तो खंडवा में आपको दो प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। एक का नाम होगा पुनासा डैम, और दूसरा खंडवा में आपको देखने को मिलेगा जिसका नाम है ओमकारेश्वर। ठीक है, क्लियर हो गया? पुनासा। अब इस पुनासा का नाम इसलिए नाम पड़ा क्योंकि आप देखोगे कि यहाँ पर एक जगह है पुनासा ग्राम। ध्यान रखना, कौन सी जगह है खंडवा में? विलेज का नाम क्या है? पुनासा ग्राम। समझना थोड़ा सा इसको। तो इसलिए पुनासा जो ग्राम है, तो इस पुनासा विलेज में या पुनासा ग्राम में ये लोकेटेड होने के कारण इसका नाम पड़ गया पुनासा ग्राम। लेकिन इसी पुनासा ग्राम को एक और नाम से जानते हैं हम, जिसका नाम है इंदिरा सागर। हाँ, इंदिरा सागर आपने सुना होगा, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, जबकि ओमकारेश्वर को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है बेटा मानधाता। आपको पता है कि खंडवा को हम किसका नाम से जानते हैं? खंडवा का जो अदर नेम है वो मानधाता रहेगा। अब यहाँ पर मानधाता का खंडवा का नाम से क्यों जाना जाता है कि आपने राजा रामचंद्र का नाम सुना होगा। सुना है राजा रामचंद्र का नाम, है ना। भगवान राजा रामचंद्र थे, इनके जो पूर्वज थे, रामायण में एक प्रसंग आता आपने सुना होगा कि जब राम भगवान अयोध्या को विजय करके आते हैं, याद है कि लंका को विजय करके अपने साम्राज्य में आते हैं, राजा बन जाते हैं, तो काफी टाइम तक रूल करते हैं। तो उस समय कुछ ऋषि मुनियों के आसपास आपको देखोगे कि एक राक्षस था जिसका नाम था लवणासुर। सुना है ना? तो लवणासुर का जब बोलते हैं कि लोग बहुत परेशान करते हैं, तो इनके राज्य में कुछ लोग आते हैं, कुछ ऋषि मुनि थे कि हमारे राज्य में लवणासुर का वध हो रहा है, मतलब परेशान हो रहे हैं, हम बहुत लोगों को बहुत ना पूजा करने दे रहा ना पाठ करने दे रहा। तो सबसे बात आती है कि अब इनको मारने कौन जाए? तो शत्रुघ्न बोलते हैं कि हमें आज तक मौका नहीं दिया गया, हमें आप देखें। फिर इनके बारे बात आती है कि बेटा तुम्हारे जो राजा थे मुचकुंद और मांधाता, इन्होंने इससे भी युद्ध किया था। तो इनके जो पूर्वज थे मांधाता, ये बेसिकली खंडवा में रूल करते थे, है ना, ध्यान रखना। तो आप इनकी जब आप पूरी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हो तो उसमें इनका नाम भी आता है। तो मांधाता कहाँ के राजा थे? तो खंडवा के राजा थे। तो इसीलिए हम खंडवा को एक और नाम से जानते हैं, मांधाता नगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप कभी ओमकारेश्वर गए हो? ओमकारेश्वर खंडवा में, तो आपको ओमकारेश्वर में जो नर्मदा रिवर में जस्ट इधर एक डैम देखने को मिलता है ना,
दिखता है कि नहीं दिखता है? जो ब्रिज है, ब्रिज के जस्ट सामने एक डैम दिखता है, तो ये वही डैम है जिसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। और इस ओमकारेश्वर डैम को एक और नाम से जाना जाता है, मानधाता के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाँ, ये मानधाता बेसिकली एक जगह है, ग्राम है, जिसके नाम पर इसका नाम किया गया, मानधाता ग्राम। क्या? हाँ, ये पूर्वज थे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो खंडवा में पुनासा ग्राम में लोकेटेड है पुनासा डैम, और इस पुनासा डैम को एक और नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना, इंदिरा सागर, ठीक है, इंदिरा सागर। जबकि ओमकारेश्वर डैम जो है ये ओमकारेश्वर के मानधाता ग्राम में लोकेटेड है, इसलिए इसे मानधाता के नाम से जाना जाता है, और एक और इसका नाम है ओमकारेश्वर डैम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट। चले आगे बढ़े। अब ध्यान रखना कि अगला डिस्ट्रिक्ट खरगोन के बाद, खंडवा के बाद यहाँ पर आपको कौन सा ये डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलेगा, तो जिसका नाम है खरगोन, खरगोन, ठीक है। ये सारे के सारे बिग प्रोजेक्ट है, ध्यान रखना। खरगोन, खरगोन में एक डैम या प्रोजेक्ट लोकेटेड है जिसका नाम है महेश्वर, महेश्वर प्रोजेक्ट, महेश्वर प्रोजेक्ट। अभी लिख लो, इनके बारे में डिटेल में लिखाते हैं अपन, महेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। चले, हरसूद गांव है, कौन सा? हरसूद गांव है ना सर? हाँ, हरसूद, इंदिरा सागर डैम नहीं, इंदिरा सागर डैम जो है ये पुनासा ग्राम पे लोकेटेड है। हाँ, बहुत फेमस गांव है ना, जो डूब गया था हरसूद। हम मतलब ऐसे तो बहुत सारे गांव आते हैं बेसिकली, देखो, क्योंकि जब आप गांव बनाते हो, जैसे बाण सागर की बात करें, है ना, तो बाण सागर में जब कम से कम बाण सागर अपने जो शेड्यूल वाला बनाया गया था, तो उसमें 500 कुछ 82 गांवों को मिलाकर उसमें डूब गया था, इतना ज्यादा लंबा था उसका पूरा, आप पढ़ना। हाँ, हो सकता है, मैं भी ध्यान नहीं है मुझे, हो सकता है कि तुम बोल रहे हो तो कोई सा ऐसा गाँव होगा, ठीक है, हाँ, हो सकता है, मेरे ख्याल से बिल्कुल होगा, क्योंकि देखो डैम जब बनते हैं ना, तो डैम बनने से आपको आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे आप देखोगे कि सरदार सरोवर जब गुजरात में डैम बनाया गया था, याद हो, है ना, तो सरदार सरोवर डैम में जब आप देखोगे तो मध्य प्रदेश में इसका बहुत बड़ा लेकर आंदोलन चला था, है ना। इसका कारण क्या था? क्योंकि इससे जब डैम बना तो इधर फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, लोग बहुत ज्यादा फ्लड में डूबना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, जिसके कारण यहाँ के जो थे, आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन पढ़ा होगा, है ना, ठीक है, हाँ, तो इन्होंने बहुत ज्यादा इसका विरोध किया था। इसका रीजन क्या था विरोध करने का? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि कहीं ना कहीं सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जब ये खंडवा खरगोन वाला एरिया था, ये थोड़ा सा निचला एरिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कि डूबने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, लोगों का बहुत सारे गाँव बह जाते, है ना, बहुत सारे गाँव में फ्लड आ जाती है। तो इस कारण यहाँ पर, अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि जो सरदार सरोवर डैम था, इसकी हाइट बहुत ज्यादा थी, है ना, सेकंड हाईएस्ट डैम है इंडिया का, तो बहुत हाईएस्ट आपको देखने को मिला था। हाइट के कारण यहाँ पर फ्लड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता, क्योंकि पानी आप स्टोर कर दिया, तो ये पानी कहाँ आएगा? पीछे तो आएगा, आगे तो बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए यहाँ पर फ्लड होने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी थी। इसलिए उन्होंने मेगा पाटास्कर ने क्या किया था कि एक नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया, और ये नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। चलो, तो महेश्वर प्रोजेक्ट है खरगोन में, क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ो। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलीराजपुर, ये अलीराजपुर, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? अलीराजपुर। और अलीराजपुर में एक डैम बनाया गया जिसका नाम है जोबट, जोबट। अब आपको पता है कि पहले ये अलीराजपुर था, ये झाबुआ का पार्ट हुआ करता था, झाबुआ का पार्ट, और झाबुआ से सेपरेट होकर एक नया जिला बना था अलीराजपुर, याद है, सबको पढ़ाया मैंने। तो ध्यान से समझना कि इस झाबुआ का एक क्षेत्र था जिसका नाम था भवरा गांव। और ये भवरा गांव में किसका जन्म हुआ था? चंद्रशेखर आजाद का। अब ये भवरा गांव आजकल अलीराजपुर में आने लगा, ध्यान रखना। तो ये भवरा गांव में जो अलीराजपुर में था, तो इसलिए इस परियोजना को एक और नाम से हम जानते हैं, तो चंद्रशेखर, चंद्रशेखर प्रोजेक्ट, चंद्रशेखर प्रोजेक्ट,
चंद्रशेखर प्रोजेक्ट या चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट कर लो, याद रहेगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, समझना पहले कि क्वेश्चन कैसे बना जाता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है ये है कि अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो इस किस परियोजना को हम चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। तो पहला होगा कि ऑप्शन देगा जोबट, जोबट, दूसरा देगा आपको मानधाता, तीसरा दे देगा आपको बरगी। इस प्रकार का आपको ऑप्शन दे देंगे, ठीक है। या तो ऐसा दे देगा या तो दूसरा नाम भी दे देगा कि रानी अवंतीबाई जो प्रोजेक्ट चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट है इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो ऑप्शन दे देगा कि जोबट, ठीक है, या चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। इस प्रकार से आपको अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जोबट परियोजना किस को अदर नाम से किस नाम से जाना जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर रहना, ध्यान रखना, ठीक है। और फाइनली एक और आ जाता है इधर, जब ये रिवर आगे बढ़ती है गुजरात में, ध्यान रखना ये गुजरात में आती है, तो गुजरात में आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है केवड़िया, ठीक है। और बेसिकली नर्मदा डिस्ट्रिक्ट होता है, और नर्मदा गुजरात में एक जगह ही है नर्मदा डिस्ट्रिक्ट, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है केवड़िया ग्राम, और उस केवड़िया में लोकेटेड है मध्य प्रदेश या कह सकते हो सॉरी नर्मदा का सबसे बड़ा डैम जिसका नाम है सरदार सरोवर। हाँ, सरदार सरोवर। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपने देखा है? हाँ, मैप में देख, फोन ऑन में तो देखते हो स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये स्टैचू ऑफ यूनिटी जो लोकेटेड है इस डैम के जस्ट सामने लोकेटेड है केवड़िया ग्राम में, ठीक है, मध्य प्रदेश के नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के, और नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के केवड़िया ग्राम में। तो यहाँ पर ये लोकेटेड, और यहीं पर ये डैम बनाया गया है स्टैचू ऑफ यूनिटी के जस्ट सामने, ठीक है, कि सरदार सरोवर डैम। और ये सरदार सरोवर डैम इतना बड़ा है, इतना बड़ा है जिसके कारण पूरे मध्य प्रदेश में बाढ़ आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए इसके लिए पूरा का पूरा आंदोलन किया गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो तो डालो पहले, सबसे पहले बरगी। तो ये सारे ब्रिज प्रोजेक्ट है, इतना नर्मदा रिवर में आपको इन प्रोजेक्टों को पढ़ना पड़ेगा और यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा मैप में तो लोकेशन सबकी समझ लिया आपने कि कहां पर क्या है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कोई बात नहीं है, अब आपको आपस में आ जाएगा, ले नहीं आएगा ना ये देखो, हाँ ये देखो, ये सारे प्रोजेक्ट लिखे हैं, ठीक है। देखो जबलपुर में है रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट, इसका एक और नाम है बरगी प्रोजेक्ट। बरगी प्रोजेक्ट नाम क्यों है? क्योंकि इसकी एक ट्रिब्यूटरी है बरगी रिवर, और ये बरगी रिवर में बनाया गया, इसीलिए ये इसका नाम है बरगी प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर आगे आओ खंडवा में, तो खंडवा में दो प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, एक का नाम है पुनासा, दूसरे का नाम है ओमकारेश्वर। पुनासा जो है ये पुनासा ग्राम है, खंडवा में एक जगह है पुनासा विलेज, और इस पुनासा विलेज में आपको ये डैम बनाया गया है, और इसका एक और नाम है इंदिरा सागर। इस पुनासा डैम को एक और नाम से जाना जाता है इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट को हम मानधाता, जो आप देखोगे ओमकारेश्वर जाओगे तो ओमकारेश्वर में जस्ट आपको इधर डैम बना हुआ है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा कि जो फ्लोटिंग वो बनाया जा रहा है सोलर पावर प्लांट, तो इसी ओमकारेश्वर डैम में लगाया जा रहा है ना। तो मानधाता ग्राम में ये लोकेटेड होने के कारण इसलिए इसका नाम और है मानधाता प्रोजेक्ट नाम से भी जानते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं ओमकारेश्वर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद खरगोन में आ जाओगे तो खरगोन में आपको महेश्वर प्रोजेक्ट के नाम से डैम बनाया गया है, महेश्वर डैम, ठीक है। इसके बाद गुजरात में फाइनल अलीराजपुर में एक है जोबट परियोजना, ठीक है, जोबट प्रोजेक्ट, इसका एक और नाम है चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। और चंद्रशेखर के बाद फाइनली गुजरात में देखोगे तो एक और डैम बनाया गया जिसका नाम है सरदार सरोवर, ठीक है। आगे आओ, तो डालो सबसे पहले बरगी परियोजना। बरगी रिवर या बरगी प्रोजेक्ट कर सकते हो, या इसे एक और नाम से जाना जाता है रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट। कहां पर लोकेटेड है? तो ध्यान रखना ये है जबलपुर में, जबलपुर में रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट। लिखना ऑन बरगी रिवर, ऑन
बरगी रिवर, ब्रैकेट में लिख लेना ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा, ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा, नर्मदा। ठीक है, चले एट जबलपुर, और जबलपुर में कहां पर है तो ध्यान रखना बिजौरा, एक जगह है जिसका नाम है बिजौरा। बिजौरा है कि बिजौरा है? हाँ, तहसील नहीं, विलेज है सर। बिजौरा देख लेना क्या इसका स्पेलिंग सही है, बिजौरा है कि बिजौरा है? हमारे हिसाब से JH होना चाहिए, बट एक बार चेक कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? इसके बाद आप देखोगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कब किया गया था, तो 1988 में, 88 से बेसिकली 90 के बीच में किया गया। तो पूरा कर लिख लेना, 88 से 90 के बीच में। इसकी टोटल यदि हम कैपेसिटी की बात करें, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी इसकी टोटल पढ़ा नहीं, 90 मेगावाट की इसकी टोटल कैपेसिटी। अच्छा, कैपेसिटी समझते हो क्या होता है? हाँ, कैपेसिटी समझते हो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट। नहीं समझते हो? देखो क्या होता है, मैंने बताया था कि जब हम कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं, समझना बात को, कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हमने एक पूरा डैम बना दिया इस प्रकार से कि ये रिवर फ्लो हो रही है, यहाँ समझना, एक रिवर बना दिया और यहाँ पर हमने एक डैम टाइप का बना दिया कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ पर पानी पूरा को हमने स्टोर करके रख दिया, इस प्रकार से हमने पानी को स्टोर करके रख दिया, समझना, ठीक है। अब यहाँ पर हमने गेट लगाए, यहाँ पर हमने गेट बना दिया, यहाँ पर हमने क्या बना दिया, गेट बना दिया, ठीक है। अब ये जब पानी स्टोर करके हमने रखा है तो इस पानी को इस गेट के माध्यम से हम निकालेंगे। तो पानी सोचो कि बहुत एरिया में, ज्यादा एरिया में लोकेटेड, लेकिन उसको रास्ता निकलने के लिए जो रास्ता है वो छोटी होगी, तो पानी फोर्स के साथ बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब समझ रहे हो? ठीक है, कि जब हम इस रूम में, इमेजिन करना कि इस रूम में हम पानी पूरी तरीके से भर देते हैं और इस विंडो को खोल देंगे कि पानी यहां से निकले, तो इस विंडो से आप क्या करोगे कि फोर्स के साथ पानी आएगा कि नहीं आएगा? कहने का मतलब समझ में आ रहा है? तो इसलिए जब डैम बनाया हमने, तो डैम से जो गेट बनाया तो पानी फोर्स के साथ आया। अब इस गेट में हमने एक टरबाइन लगा दिया। टरबाइन क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से लगा होता है, तो जब ये टरबाइन होता है तो इस टरबाइन में जो फोर्स के साथ पानी पड़ रहा है, तो ये फोर्स के पानी पड़ रहा है तो ये टरबाइन धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है। जब घूमना स्टार्ट होता है तो यहाँ से जो इसके मोटर लगे होते हैं वो भी घूमना स्टार्ट होते हैं और यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है। तो इस माध्यम से हम इस टरबाइन के माध्यम से, इस फोर्स के माध्यम से क्या देखने को मिलता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और ये इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिमम हम इस डैम से कितने मेगावाट की जनरेट कर रहे हैं, तो 90 मेगावाट से। क्लियर हो गया? तो इसलिए इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है, 90 मेगावाट्स की। क्लियर हो गया? यहाँ तक बात समझ में आ गया? ऐसे कुछ किया जाता है। इससे प्रॉफिट किस जिलों को होता है, तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कि जबलपुर है, जबलपुर के बाद मंडला हो गया और सिवनी हो गया। प्रॉफिट वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं, तो लिख लेना, जबलपुर, मंडला एंड सिवनी। जबलपुर, मंडला एंड सिवनी। क्यों लेट हो रही हो? लेट क्यों हो रही? नींद कंप्लीट नहीं हो पाती सर, क्या करें? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं। आप क्यों लेट हो रही? छोटा है तो मुझे पहले कहीं जाते हैं, कोई बात नहीं, चले ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये तो प्रोजेक्ट हो गया, लेकिन इस प्रोजेक्ट में डैम जो बनाया गया, उस डैम का नाम क्या है? तो ध्यान रखना, इस डैम का नाम है बरगी डैम।
बरगी डैम, बरगी डैम, या इसे रानी अवंतीबाई सागर के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी ध्यान रखें। हाँ क्या बरगी बेसिकली बरगी रिवर में है, यहाँ पर वहां पर ये लिखा है ना, ये देखो ये रिवर किस रिवर पर लोकेटेड है, तो ऑन द वर्गी रिवर। और ये बरगी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो ध्यान रखना नर्मदा की, ठीक है। इस वर्गी रिवर के कारण ही इसका नाम पड़ दिया है, तो बरगी डैम बना दिया, और इसी का बाद में नाम चेंज करके रानी अवंतीबाई नाम कर दिया गया, ठीक है, हो गया। दूसरा लिख लेना इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इसका फॉर्मेशन जो किया था, तो अभी मत लिखना, समझ लो पहले। तो फॉर्मेशन जो किया था वो 1983 में इंदिरा गांधी जी यहां पर आई, और इंदिरा गांधी जी आई थी तो इसका इन्होंने फॉर्मेशन किया था इंदिरा सागर, इसीलिए इसका नाम इन्होंने क्या कर दिया कि उस समय इंदिरा गांधी सागर परियोजना कर दी बेसिकली। लेकिन ये लोकेटेड कहाँ है, तो ध्यान रखना कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, तो ओमकार खंडवा जो है, तो खंडवा में एक जगह है पुनासा ग्राम, और उस पुनासा ग्राम में ये लोकेटेड होने के कारण इसको एक और नाम से जानते हैं हम, तो ध्यान रखना पुरासा डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लिख देना फाउंडेशन स्टोन लेट डाउन बाय इंदिरा गांधी, फाउंडेशन स्टोन let down by Indira Gandhi on 23 October 1983, 23 अक्टूबर 1983, ठीक है। किस रिवर पर लोकेटेड है, तो लिख लेना नर्मदा रिवर पर, रिवर में है नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर, ठीक है, नर्मदा रिवर, ठीक है। अब समझना, पूरी समझना। इसमें देखो, मान लो इसमें टोटल जो कैपेसिटी की बात कर रहे हैं हम, कि टोटल कैपेसिटी कितनी है इसकी, तो 1000 मेगावाट। लेकिन क्या ये 1000 मेगावाट पूरा हम एक साथ यहाँ पर कैपेसिटी निकालते हैं, तो ये जैसे रिवर है, अब इस रिवर में आप देखोगे इस प्रकार से पूरा पानी भर दिया गया, ये पूरा पानी स्टोर हो गया, ठीक है। यहां पर देखा तो इसमें इस प्रकार से 8 गेट बनाए हैं, ऐसे गेट होंगे, मैं भी जहां तक है इस प्रकार से 8 गेट बना दिया। इसमें इन्होंने 125 मेगावाट की एक यूनिट यहां पर लगा दी, समझना कि एक टरबाइन यहां पर लगा दिया, 125 मेगावाट की यहाँ पर एक यूनिट लगा दी, 125 की यहाँ पर लगा दी, 125 की यहाँ पर लगा दी, 125, यानी मैं कह सकता हूँ कि 125 मेगावाट की इन्होंने कितनी टोटल यूनिट लगा दी, 8। तो 125 इस गेट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, 125 इसे इलेक्ट्रिक यहाँ से हो रही है, यहाँ से। तो टोटल की बात हम करें तो टोटल कितनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जनरेट हो रही है, तो 1000 मेगावाट। कहने का मतलब समझ में आ गया पूरी की पूरी बात। ये अलग अलग टरबाइन यहाँ इन्होंने लगाया होगा, और इस टरबाइन में देखा गया कि कहीं ना कहीं 125 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। तो ये 8 गेट में इन्होंने 125 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर दी, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हमने दे दिया कि टोटल यदि कैपेसिटी आपसे पूछा जाए तो 1000 मेगावाट की कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। जबकि इन्होंने कितनी यूनिट, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि टोटल कितनी यूनिट लगाया, तो इन्होंने 125 मेगावाट की 8 यूनिट लगाया। तो भी ब्रैकेट में लिख लेना कि कैपेसिटी में लिखना 1000 मेगावाट्स एंड 125 मेगावाट इंटू 8 यूनिट्स।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस टाइप का पावर प्रोजेक्ट है, ये क्या देखो दो चीजें होती हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। जैसे एक होता है थर्मल पावर प्रोजेक्ट, एक होता है न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, एक होता है हाइडल पावर प्रोजेक्ट। अब इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कभी आपने सुना होगा, समझा होगा कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट बेसिकली होता है कि देखो तीनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है ना, चाहे आप थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे आपको क्या देखने को मिलता है कि हाइडल पावर प्रोजेक्ट हो, या फिर आपको तीसरा क्या है अभी और बताया ना, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट, तो तीनों से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। अब तीनों से जब काम है तो सर तीनों से अलग अलग हम क्यों इलेक्ट्रिसिटी करते हैं, किसी एक चीज से कर दो। तो ध्यान रखना कि अब अलग अलग होता कि सबसे इजी होता कि वाटर वाला। अब यदि देखा जाए कोई कोयल से यदि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है तो पॉल्यूशन कितना ज्यादा हो रहा है। पहले तो माइनिंग करो, कोयला निकालो, फिर उसको डालो, जब वहां पर हीट जनरेट होगा, ठीक है, उसका देखो क्या होता है, पूरी प्रोसेस समझ लेना। देखो अलग अलग होता है, हालांकि आगे हम जब पावर प्रोजेक्ट पढ़ाएंगे तो उसमें सारी चीजें आपको बता देंगे, बट यहाँ पर समझ लो कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली यहाँ पर क्या होता है कि एक टरबाइन लगा दिया, और इस टरबाइन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में क्या किया कि टरबाइन लगा दिया, तो जब पानी फोर्स के साथ छोड़ रहे हैं तो फोर्स के साथ छोड़ने से ये टरबाइन धीरे धीरे घूमना स्टार्ट करता है, और घूमा जैसे ही तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। ठीक है, पहले हो गया। दूसरा आप देखोगे कि दूसरा काम क्या होता है कि जैसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट होता है, तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि एक भट्टी लगा देते हैं और इसमें कोल को डालते हैं। ठीक है, तो जब कोल को डालेंगे तो कोल से क्या होगा कि ये हीट अप जनरेट होगा, और हीट से जब जनरेट होगा तो इसका जो मोटर होगा गर्म होने के घूमने लगता है। हालांकि उष्मा को ट्रांसफर करता है, जो आपकी एनर्जी होती है उसको ट्रांसफर करता है, और ट्रांसफर करने से इसके कारण से एनर्जी से इसमें क्या होना स्टार्ट होता है, घूमना स्टार्ट हो जाता है, जिसके साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दूसरा कारण इसी प्रकार न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग माध्यम से हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। तो ये जल के यानी पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा इसे जनरेट किया गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया हाइडल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, दूसरा जैसा कि जो कोल से जनरेट होता है तो उसे हमने थर्मल पावर प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, जो न्यूक्लियर पावर से, न्यूक्लियर से आप देखोगे कि न्यूक्लियर होते हैं, जैसे में आपको हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन और हीलियम देखा ना आपने, तो इससे हम जब जनरेट करते हैं तो इससे क्या होता है, इसे हम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट बोलते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैसेस से जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इस प्रकार को आपको अलग अलग जो पावर प्रोजेक्ट देखने को मिले। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट है, ये किस टाइप का प्रोजेक्ट है, तो ध्यान रखना ये हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का फर्स्ट हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा था, याद हो तो बताया था मैंने, गांधी सागर। किस रिवर पर लोकेटेड है, चंबल रिवर पर। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना बस। चलो अगला लिख लेना, खंडवा। खंडवा में कौन सा है, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर इंदिरा सागर की खंडवा में कौन सा, कौन सा, इंदिरा सागर की खंडवा। हाँ हाँ दोनों लिखाया था ना पहले, मैंने बताया था कि खंडवा में दो बनाए गए, एक पुनासा ग्राम में बनाया गया और एक मानदाता ग्राम में बनाया गया। दोनों ध्यान रखना कि पुनासा विलेज वाला जो है तो इसका नाम है इंदिरा सागर, और जबकि मानदाता विलेज वाला है इसका नाम है ओमकारेश्वर। तो दोनों विलेज का नाम पूछता है, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में कि किस विलेज में दोनों बनाए गए। तो एक ध्यान रखना मानदाता विलेज में, और एक किस में, तो पुनासा। तो पुनासा वाला का नाम है इंदिरा सागर, जबकि मानदाता वाले का नाम है ओमकारेश्वर। ठीक है, चलो तो मानदाता ग्राम ऑफ खंडवा ऑन नर्मदा रिवर्स लिख लेना। लोकेटेड कहां पर, ये तो मानदाता ग्राम या मानदाता विलेज ऑफ खंडवा ऑन दी नर्मदा रिवर्स। इसकी टोटल कैपेसिटी लिख लेना 520 मेगावाट की। ठीक है, इसमें प्रॉफिट डिस्ट्रिक्ट लिखना खंडवा, खरगोन एंड धार। खंडवा, खरगोन एंड धार। खंडवा, खरगोन एंड धार। अगला लिखना महेश्वर डैम। अगला लिखना महेश्वर डैम। महेश्वर
महेश्वर डैम। और इस महेश्वर डैम ये लोकेटेड कहां पर है? तो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, खरगोन में। तो ये खरगोन लिखना, महेश्वर में, खरगोन महेश्वर में लोकेटेड है। महेश्वर जो जगह है आपने देखा होगा, ये किसकी कैपिटल थी? महेश्वर। महेश्वर को, खरगोन को महेश्वर में किसने बेसिकली बनाया था? रानी अहिल्याबाई ने। ध्यान रखना, ठीक है, आगे पढ़ाएंगे इसमें। इसमें ये किस रिवर पर लोकेटेड है? तो नर्मदा रिवर पर, और कैपेसिटी टोटल है इसकी 400 मेगावाट। बस ये कर लो, इतना इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ चले, आपको पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, जरा बताना, ये मध्य प्रदेश का कुछ मैप है प्यारा सा, और टेढ़ा मेढ़ा मोटा सा गणेश नहीं लगता हमारा मध्य प्रदेश। ये कुछ इस प्रकार से रिवर निकल रही है, याद है? ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट था, जरा याद हो तो बताओ थोड़ा सा। अलीराजपुर में एक रिवर मैंने बताई थी, किसको याद है? कुछ यहाँ से आकर ट्रिब्यूटरी यहाँ पर अलीराजपुर में नर्मदा में मिल रही थी, याद है किसी को? थोड़ा सा सोच के बताना जरा, और सोचो थोड़ा सा। भूल गया? याद हो किसी को तो बताओ जरा थोड़ा सा। हाँ, क्या नाम था इसका? हथनी। ये लास्ट ट्रिब्यूटरी थी मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना, किसकी? नर्मदा की, ठीक है। तो हथनी, तो इस हथनी रिवर पर एक क्या बनाया गया? डैम, जिसे हम परियोजना प्रोजेक्ट का नाम देते हैं जोबट। एक जगह है जोबट, ठीक है। तो इसलिए अगला डालना जोबट परियोजना या जोबट प्रोजेक्ट। जोबट प्रोजेक्ट को एक और नाम से जानते हैं, तो कर लेना चंद्रशेखर। आजाद, चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। दो नामों से जाना जाता है, जोबट प्रोजेक्ट एंड चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। अब इसका नाम मैंने भी बताया कि चंद्रशेखर आजाद क्यों पड़ा अलीराजपुर में, क्योंकि अलीराज पहले पार्ट किसका था? तो झाबुआ का पार्ट था, और झाबुआ में पहले एक जगह आती थी जिसका नाम था भबरा। और भबरा में आपने नाम सुना होगा कि 18 ये जो चंद्रशेखर आजाद थे, इनका यहाँ पर बर्थ हुआ था, जन्म हुआ। लेकिन जब अलीराजपुर अलग हो गया, सेपरेट होकर, तो ये भबरा कहाँ पर आ गया? अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में, और इसलिए यहाँ पर अलीराजपुर इसका चंद्रशेखर आजाद इन्होंने दे दिया। तो जब इसका नाम दे दिया, तो इस परियोजना का भी नाम इनके नाम पर कर दिया गया, जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद प्रोजेक्ट। पहले इसका नाम था जोबट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो लिख लेना आगे। तो ये किस रिवर में लोकेटेड है? तो ध्यान रखना, ऑन हथनी रिवर। हथनी रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट। चले पढ़े आगे, ध्यान रखना। अब लिख लेना इसमें एक और बचा है, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट अगला लिखना फटाक से। गुजरात में ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। अब देखो, सरोवर प्रोजेक्ट, इनको थोड़ा सा समझना इसका डिटेल में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि जब ये डैम बनाया गया था, तो इसके लिए वाटर मूवमेंट बहुत सारे स्टार्ट हुए थे अलग अलग जगह से। नर्मदा बचाओ आंदोलन चला था,
है ना। अब इसका रीजन क्या था पढ़ाएंगे, बताएंगे, क्योंकि कुछ जो विलेज थे वो डूब चुके थे। खंडवा में कुछ विलेज था, एक हरदा में विलेज था, तो इन विलेज ये दोनों डूब गए थे, जिसके कारण यहाँ पर आपको वाटर मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पहली बात। दूसरी बात कि इसकी हाइट की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा थी, हाइट इतनी ज़्यादा थी कि सेकंड हाईएस्ट डैम था ये मध्य भारत का, तो इसके कारण मध्य प्रदेश में फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, जिसके कारण यहाँ पर मेगा पाटस्कर साहब ने क्या किया था कि लोगों ने के द्वारा को जागरूक किया, बोला कि इस डैम को बनने नहीं देंगे। इसकी कंस्ट्रक्शन की जो डेट थी ये कंप्लीट हुआ था, आपको देखोगे 2017 में, लेकिन इसकी जो प्रोजेक्ट की नींव रखी थी वो जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, लेकिन तब से आज तक बनना नहीं। इसके कारण कि इतनी हाइट इसकी ज़्यादा होने के कारण कि लोग कहीं ना कहीं से इफेक्टेड ज़्यादा होने को मिलता। प्रॉफिट तो ठीक है, हमें प्रॉफिट तो मिलेगा ही, लेकिन इसके लॉसेस भी बहुत सारे हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब रखी थी और कंप्लीट कब हुआ, मोदी जी के टाइम पे 2017 में। तो सोचो कितना टाइम लग गया होगा, है ना। तो बेसिकली हालांकि सरदार सरोवर ने इसकी बेसिकली नींव रखी थी कहीं ना कहीं, फिर सरदार सरोवर का ये प्रोजेक्ट था, सरदार जो अपने सरदार सरोवर बोल रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, इनका हाँ नहीं बनना ही रहा था, रुका था, बीच में काम रुक गया था, लोगों ने बहुत सारा इसका विरोध किया था, जिसके सरकार ने प्रेशर आके रोक दिया था, ठीक है। जब भी काम स्टार्ट होता लोग फिर से वही करना स्टार्ट कर देते, लेकिन फाइनली कंप्लीट हो गया मोदी जी के यहाँ पर, ये ध्यान रखें। तो इन्होंने इसका जो प्लान किया था सरदार सरोवर ने किया था 19, सोचो कि बनाने के लिए इसका प्लान किया था 1946 में आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। 1946 में इन्होंने प्लान किया था, किसने, सरदार वल्लभ भाई। और ये कंप्लीट कब हुआ तो लिख लेना कि इसकी जो नींव रखी थी, फाउंडेशन स्टोन किया था इन्होंने, तो लेड किसने फाउंडेशन स्टोन किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे हमारे। तो फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू या JL नेहरू। और कब रखा था इन्होंने, 5 अप्रैल 1961। तुम सोचो ये 1961 में पंडित नेहरू साहब ने इसकी फाउंडेशन स्टोन किया था, नींव रखी थी, बढ़िया सा। अब ये कंप्लीट जब कब क्या होगा तो 2017 में। तो लिख लेना, प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 17 सितंबर 2017। 17 सितंबर को और क्या फेमस है आपने सुना होगा कुछ, 17 सितंबर को कुछ और होता, नहीं याद है? 16 सितंबर को हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? हाँ अरे प्राइम मिनिस्टर कंफ्यूज मत हो, कौन है? नरेंद्र मोदी। हाँ पंडित नेहरू, अच्छा बर्थडे है पंडित नेहरू। क्या नाम बताया आपने इनका प्राइम मिनिस्टर का? न मोदी। और ये भवरकुआ में जो ठेला लगाता चाट फुल्की का वही वाला है क्या? अरे भैया थोड़ा सा अच्छे से नाम ले लो, है ना। प्राइम मिनिस्टर हमारे देश का यार, मिस्टर नरेंद्र मोदी, दामोदर दास मोदी। इनका बर्थडे होता है 17 सितंबर का, और इन्होंने इस दिन इसको कंप्लीट करने के लिए पहुंच गए, प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए। भैया हम आ रहे हैं, है ना, तो 17 सितंबर 2017 को, ठीक है। चलो देखो, प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड ऑन 17 सितंबर 2017, ठीक है। इनोग्रेशन इसको किसने किया था, तो वही 17 सितंबर 2017 को भारत के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। अलग बात है कि सम्मान से निकलता नहीं है हमारे से, जबरदस्ती दे रहे हैं, हम क्या करें, ठीक है, लेकिन देना पड़ता है, भले एक सम्मानी व्यक्ति हैं, उनका आपको सम्मान देना पड़ेगा ना चाहते हुए भी, ठीक है। अगला इसमें लिखो सरदार सरोवर डैम, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लें। सरदार सरोवर डैम इज सेकंड हाईएस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, इनकी हाइट हम बात करें कि बेस को, यदि जो बेस बनाया था हमने, तो बेस से इसकी हाइट यदि हम इंक्लूड करते हैं तो 163 मीटर है, ध्यान रखना। इसको बेस यदि इंक्लूड कर दिया जाए तो 163 मीटर इसकी हाइट हो जाती है। लेकिन यदि ओरिजिनलिटी यदि हम बात करें तो इसकी हाइट है 138.6 मीटर, ये टोटल हाइट। चले, क्लियर हो गई बात समझ में? नहीं आया बात समझ में? टोटल देखो, हाँ क्या
देखो समझना कि हाइट की बात करें तो जब कोई चीज आप बनाओगे, इतना हाइट में डैम बनाओगे तो इसका कहीं ना कहीं बेस तो आप बनाओगे। तो बेस बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग इसको खोदोगे, तो कहीं ना कहीं जब नीचे जाओगे आप, तो इसके लिए कुछ बेस बनाने के लिए जब आप नीचे गए तो लगभग यदि हम उस बेस से आज ऊपर तक बताएं तो टोटल इसकी हाइट है 163 मीटर। कहने का मतलब समझ में आया। लेकिन यदि हम नॉर्मल से यहाँ से ग्राउंड लेवल से बात करें तो इसकी टोटल हाइट है 138.6 मीटर, ठीक है, इंक्लूडेड। अब ध्यान रखना कि इसमें टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ये इसकी कैपेसिटी है 1450 मेगावाट की, 1450 मेगावाट की। अब इस मेगावाट में आपको अलग अलग स्टेटों को देखने को मिलेगा, ठीक है। क्या? हाँ भागड़ा नगर, हाँ भागड़ा नगर सतलज रिवर पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश, हाँ बेसिकली दो हैं इसमें, एक भाखड़ा है और एक नागल है, दोनों को मिलाकर हमने बोलते हैं भाखड़ा नागल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो जब यहाँ पर इसको बनाया गया, अब जब बनाया गया, भले ये गुजरात में है लेकिन इसको गुजरात में सबसे कम इसका प्रॉफिट होता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या हुआ कि लोगों ने बहुत ज्यादा इसको विरोध किया कि भाई हमारा लॉसेस हो रहा है तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट तो हम ही को होना चाहिए, भाई इतना लॉसेस हो रहा है, यहाँ फ्लड आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं और फिर फ्लड आ रहा है तो कहीं कहीं प्रॉफिट तो हम ही होना चाहिए। तो इसलिए इसका लगभग 51% आपको किसको, 57% मध्य प्रदेश को दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश को इसका प्रॉफिट लगभग 57% देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि महाराष्ट्र में अब दूसरा लॉसेस किस में होगा, महाराष्ट्र को होगा। देखो कैसे समझना थोड़ा सा, यहां पर क्या हुआ कि नर्मदा जैसे रुकी, इधर से नर्मदा आ रही है, ये हो गया आपका मध्य प्रदेश, ये हो गया आपका महाराष्ट्र और ये कहाँ, ये हो गया आपका गुजरात। तो जब यहाँ पर हमने डैम बना दिया, इमेजिन करना, तो पानी पूरा फ्लड यहाँ पर रोक दिया। तो लेकिन क्या हुआ कि जब ही इधर से नदी आ रही तो पानी ऑलरेडी स्टोर हो गया। अब नदी की सबसे ज्यादा जब देखोगे तो लॉसेस यहाँ पर फ्लड आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी पूरा का पूरा, क्योंकि पीछे से यहीं से तो निकल रही, यहाँ तो ऑलरेडी भरा। तो इसलिए लॉसेस सबसे ज्यादा आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। जबकि आपको क्या देखने को मिलेगा यदि बात करें तो महाराष्ट्र में आपको दूसरा लॉसेस देखने को मिलेगा, क्योंकि जब इधर फ्लड आ चुका होगा तो फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा। क्लियर हो गई यहाँ तक? तो इसलिए इसको नाम हमने क्या दे दिया कि इसके कारण जब ज्यादा लॉसेस है, इसके कारण प्रॉफिट इस राज्य को ज्यादा दे दिया। भले गुजरात में, तो गुजरात में इसकी प्रॉफिट ज्यादा नहीं है, लगभग 16% के आसपास है, ठीक है। तो बचा कितना, 57, और ये हो गया आपको 27%, जबकि गुजरात को देखने को मिलेगा तो आपको 16%। अब देखो कि किसी स्टेट में डैम बनाओ और उसी स्टेट को आप सोच सकते हो कि इतना कम प्रॉफिट दिया जाएगा। इसका कारण ये था कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको इस राज्यों में बहुत ज्यादा लॉसेस देखने को मिले, इसीलिए इसके कारण आपको वाटर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो लिख लेना, वाटर मूवमेंट सत्याग्रह कहां से, कब से स्टार्ट हुआ था और स्टार्ट होने का रीजन क्या था कि ऑन इंक्रीज हाइट क्या हुआ था, डैम की जो हाइट थी वो इंक्रीज के कारण। 2012 में स्टार्ट हुआ था नर्मदा रिवर में, और खंडवा में एक विलेज था जहां से नाम था घोघल। हाँ नहीं 2012 घोघल इस विलेज से स्टार्ट हुआ था, एक खंडवा में। हाँ रिपीट करूं, लिखना वाटर मूवमेंट सत्याग्रह, हेडिंग डाल देना, लिख लेना कि 2012 में स्टार्ट किया था। रीजन क्या था स्टार्ट होने का, तो ऑन इंक्रीज लिख लेना, अगेंस्ट इंक्रीजेस हाइट ऑफ डैम, ऑन इंक्रीजिंग हाइट ऑफ डैम नर्मदा, ये इस डैम की हाइट को इंक्रीज करने के कारण यहां पर वाटर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो दो जगह स्टार्ट हुआ था, तो ध्यान रखना कि कहाँ, ये खंडवा में घोघल विलेज से हुआ था, और हरदा में एक जगह है जिसका नाम है सरदाना विलेज, सरदाना विलेज यहां से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब जब
लोग मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने देखा कि क्या प्रॉब्लम है, इशू है ना। मैंने बताया था कि जैसे आप देखो कि अलग अलग क्षेत्र में उस टाइम पे लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनने के लिए जब डिमांड उठने लगे, और डिमांड उठने लगी तो गवर्नमेंट क्या करती है कि भैया इस इशू को देखने के लिए हमने एक कमेटी बना दी, और इस कमेटी का काम क्या होगा कि जाओ समझो क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने देखा कि जब लोगों ने डिमांड करना स्टार्ट किया कि जैसे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा 1961 में, और इस 1961 में जैसे ही पंडित नेहरू ने इसकी स्टोन रखी तो लोगों ने इसमें फिर से विरोध करना स्टार्ट कर दिया, और जैसे विरोध किया तो लोगों पंडित नेहरू ने या फिर जो प्रधानमंत्री हुए तो इन्होंने क्या बना दी, एक कमेटी बना दी, और इस कमेटी का नाम था खोसला कमेटी। सबसे पहले इसमें क्या बनाई, इस इशू को देखने के लिए, जिसका नाम था खोसला कमेटी। ये बनी थी 1964 में। और ध्यान रखना कभी आपसे पूछ लिया जाए कि खोसला कमेटी किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखना कि इस डैम से रिलेटेड है जिसका नाम था सरदार सरोवर। एक और लिख लेना, सैफुद्दीन कमेटी। सैफुद्दीन कमेटी 2006 में बनी थी। हाँ, सैफुद्दीन। हाँ 1964 सैफुद्दीन कमेटी बनी थी, उसमें 2006 में सैफुद्दीन 2006। एक और लिख लेना, सिंगुला कमेटी। सिंगलू SHI सिंगलू कमेटी, ये 2008 में बना था। ठीक है, कुछ और प्रोजेक्ट लिख लो जो पूछे जाते हैं मध्य प्रदेश में। नहीं, अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग देखो, बेसिकली क्या देखने को मिलेगा, जो आपको एग्जाम में जितना पूछा जाता है बेसिकली उतना पढ़ो, मेरी बात मानो तो। अब इसमें काम तो बहुत किए गए है ना। एक और क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको आगे से हम लिखा दूंगा, समझा दूंगा प्रॉपर कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने स्टार्ट किया था, है ना। तो ध्यान रखना मेका पाटकर के द्वारा इसको लीड किया गया था, और लीड करने का रीजन क्या था कि इन्होंने देखा कि जब आगे आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा फ्लड आ रहा है, तो इन्होंने बोला कि यार कहीं ना कहीं हमें लॉसेस होने को मिल रहा है, दिख रहा है, और लॉसेस होने को जब मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बढ़िया सा एक पॉलिटिशियन नेता बन के उभरे। और जब आप सोचते हो किसी लीड करोगे, ऐसे ही तो बंदे नेता है ना। तो हालांकि इन्होंने, अलग बात है, ये राइटर थे बहुत अच्छे, मेघा पाटकर के बारे में आप बायोग्राफी पढ़ना मेघा पाटकर के, बहुत आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपकी बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी वहां से। तो मेघा पाटकर साहब ने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लीड किया इस आंदोलन को, और आंदोलन को हालांकि लास्ट में कंप्लीट हो गया अलग बात है, लेकिन पहले इसकी हाइट और ज्यादा थी, कहते हैं ऐसा बनाया जब इन्होंने लीड रखी थी, फाउंडेशन स्टोन रखा था, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको थोड़ा सा कम कर दिया गया, और प्रॉपर 138.6 मीटर इसकी टोटल हाइट आपको देखने को मिला। एक और लिख लेना यहाँ से, राजघाट प्रोजेक्ट जो इंपॉर्टेंट है। राजघाट बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया प्रोजेक्ट। इनके जो डबल नाम है ना वो बहुत ध्यान रखना, इसके अदर नेम्स भी जो पूछे जाते हैं ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। याद है राजघाट प्रोजेक्ट मैंने पढ़ाया था, याद हो तो किसी को, बेतवा रिवर पर, है ना। और इसका एक और नाम है राजघाट प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है रानी अवंतीबाई, सॉरी रानी लक्ष्मीबाई। हाँ, तो रानी लक्ष्मीबाई तो इसका अदर नेम बताया था मैंने, नहीं याद है। हाँ, ऑन द रिवर ऑफ बेतवा। सम्राट अशोक, क्या सम्राट अशोक प्रोजेक्ट, वो उसका था सम्राट अशोक सागर। हाँ बता रहा हूँ, सम्राट अशोक सागर का एक और नाम है, एक सेकंड रुकना, उर्मिल प्रोजेक्ट है शायद, उर्मिल रिवर पर, जिसका नाम है सम्राट अशोक सागर। नहीं सॉरी, हलाली प्रोजेक्ट, हलाली प्रोजेक्ट का नाम है सम्राट अशोक सागर। ठीक है, हाँ विदिशा में बेसिकली लोकेटेड है। ठीक है, चलो तो लिख लेना राजघाट प्रोजेक्ट लिख लेना, इसका एक और नाम है रानी अवंतीबाई प्रोजेक्ट।
लिख लेना ऑन बेतवा रिवर उत्तर प्रदेश मध्य। हाँ क्या लिख दिया मैंने, अवंती बाई बोल दिया। हाँ अवंती बाई का नाम है बरगी, ठीक है। और इस ये बहुत कंफ्यूजन होता है, रानी लक्ष्मीबाई रानी अवंती बाई, तो थोड़ा सा इनको ध्यान रखना कि रानी लक्ष्मीबाई है राजघाट प्रोजेक्ट का नाम, कि जबकि बरगी प्रोजेक्ट का नाम है रानी अवंती बाई, ठीक है। तो ऑन बेतवा रिवर ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, पहले ये बात ध्यान रखना है ना। तो लिख लेना ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। अब यहां पर आपको एक डैम पढ़ाया था जिसका नाम था माता टीला डैम, याद है माता टीला डैम। तो ये माता टीला डैम के अंडर ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया था, इसलिए हम पढ़ते हैं, हालांकि बुकों में पढ़ते हैं माता टीला डैम अलग पढ़ते हैं और इसको अलग पढ़ते हैं। ये लोकेटेड कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में अशोकनगर, और अशोकनगर में एक जगह है चंदेरी, जबकि उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है ललितपुर। तो ये भी कर सकते हैं। ये माता टीला का करना हाँ माता टीला का क्या, लोकेशन है। माता टीला डैम है बेटा। और उस अशोकनगर में तो माता टीला डैम भी राजघाट। देखो मैंने क्या बताया कि यहाँ पर माता टीला डैम बना दिया गया और इससे प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया गया जिसका नाम था राजघाट प्रोजेक्ट। ऐसा था मेरे कहने का मतलब ये। लिख लिया, एक और लिख लेना, कैपेसिटी इसकी लिख लेना 45 मेगावाट की। इसमें 3 यूनिट लगाई गई। जैसे मैंने बताया था कि आपको कि खंडवा वाले में आपको टोटल यूनिट कितनी लगाई गई है 8, ठीक है। तो इसमें 3 यूनिट लगाई गई हैं और 15 की, तो ध्यान रखना टोटल है इसकी कैपेसिटी 45 मेगावाट की। एक और लिख लो हलाली प्रोजेक्ट। हलाल कर रही है ये रिवर आपको बहुत ज्यादा, शराब बहुत हो रहा है, अब इससे अधिक नहीं हलाल हो पाएंगे हम, नहीं झेला जा रहा, बस भी करो, माफ कर दो। लिखो ऑन हलाली रिवर ट्रिब्यूटरी ऑन बेतवा। तो इसका एक और नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखना सम्राट अशोक सागर, सम्राट अशोक सागर प्रोजेक्ट। अदर नेम हलाली प्रोजेक्ट का सम्राट अशोक सागर। हलाली डैम में है, विदिशा में है ये लोकेटेड, विदिशा। विदिशा हाँ है ना, कि उसमें लिख लेना ट्रिब्यूटर सम्राट अशोक सागर। हलाली का हलाली नाम है बेसिकली, वहां पढ़ लिया आपने। कौन सा बेस, ट्रिब्यूटरी होगी हलाली की, बहुत छोटी छोटी तो ऐसी हैं, इतना डिटेल में तो हमने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा एमपीवीएससी में, और ना मैंने पढ़ा कभी। हो सकता है, देखो टेस्ट सीरीज वाले कुछ भी बनाते हैं, इस बात की हम एग्री नहीं करते, ठीक है, तो उनको क्वेश्चन पूछना है उठा के, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कभी भी एमपीपीएससी में नहीं आया है और ना आएगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। हलाली डैम अब लिख लेना, एक और लिखना उर्मिल प्रोजेक्ट फाइनली इसमें उर्मिल। हाँ बस इंपॉर्टेंट इतना ही है बस। इस देखो इनसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सिर्फ इसके अदर नेम पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही है। तो एक लिस्ट बनाना और इसमें सारे जितने भी एक साथ लिख लेना बरगी, बरगी का अदर नेम क्या है अवंती बाई, ठीक है। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर का क्या नाम है मानदाता। पुनाशा का क्या नाम है इंदिरा सागर, ठीक है। फिर जोबट का क्या नाम है चंद्रशेखर राजा, ठीक है। और इसका क्या नाम है, इसका हलाली का लक्ष्मीबाई, सम्राट अशोक सागर, ठीक है। और राजघाट का रानी लक्ष्मीबाई। तो ये कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको एक साथ लिख लोगे तो रिवीजन में आपका काम भी आएगा, इसका अदर नाम भी आ जाएंगे, तो दोनों हो जाएंगे, ठीक है। तो लिख लेना। अगला उर्मिल प्रोजेक्ट,
ऑन उर्मिल रिवर, और ये छतरपुर में बनाया गया था, ध्यान रखना। वीरोटा विलेज ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, हाँ वीरोटा, वीरोटा विलेज, वीरोटा विलेज ऑफ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश का, ये भी ध्यान रखना। उर्मिल रिवर में बनाया गया, और उर्मिल किसकी ट्रिब्यूटरी है याद हो तो, केन की, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो ट्रिब्यूटरी आप केन लिख लेना। कैपेसिटी इसकी है 50 मेगावाट की। एक और लिख लेना, हाँ 50, पूछा नहीं जाएगा बट लिख लो। ये पूछा जाएगा कि उर्मिल प्रोजेक्ट किसकी कहां पर लोकेटेड है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में, बस इतना पूछा जाएगा। अगला लिखना तवा प्रोजेक्ट, फटाक से लिखो तवा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तवा किसकी ट्रिब्यूटरी है, किसकी, नर्मदा। तो लिखना होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब होशंगाबाद में एक जगह बताई थी हमने, याद हो, इटारसी, ठीक है, नाम सुना इटारसी का। तो इस इटारसी में ही ये लोकेटेड है, और इटारसी में यदि हम विलेज की बात करें तो एक है रानीपुरा विलेज, रानीपुरा विलेज वहां पर लोकेटेड। 1960 के आसपास ये बना था। तो आपको ध्यान रखना तवा डैम बनाया गया था यहाँ 58 मीटर का था, ये इंपॉर्टेंट है नहीं। ये भी 1000 मेगावाट की यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और 125 मेगावाट की 8 यूनिट आपको देखने को मिलती है। तो आपको पढ़ना नहीं है, बस ये ध्यान रखना कहाँ पर, मत लिखो, नहीं इंपॉर्टेंट है। नहीं, सन है 1960, 1960 लिख लो। कैपेसिटी लिख लो, इसका लिखना 1000 मेगावाट की, और यहाँ से 8 यूनिट वही 125 मेगावाट की इसमें भी निकाली गई थी। एक और लिख लेना मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट, मोहनपुरा इरिगेशन प्रोजेक्ट। अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। 23 जून 2008 में पीएम नरेंद्र मोदी जी आए थे यहाँ पर, और इन्होंने इसकी स्टोन रखा था, ये भी ध्यान रखना। हाँ 23 जून 2018 ये करंट से लोकेटेड है, तो इसे ध्यान रखना, पीएम नरेंद्र मोदी ने। और ये लोकेटेड कहां पर है, तो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और रिवर कौन सी है, तो नावेज, नावेज रिवर। कौन है राजगढ़ से, है कोई नहीं है? राजगढ़ में बहती है आपको पार्वती, तो मैं भी पार्वती की ट्रिब्यूटरी हो सकती है, नावेज। नहीं छोटा है बस, ज्यादा बड़ा नहीं कुछ, अभी इसके बारे में ज्यादा डिटेल। हाँ अरे पीएम तो, अब वंदे भारत कौन सा वो है, बड़ा प्रोजेक्ट है, हर ट्रेन का इनोग्रेट करने चले जाते हैं हमारे यहाँ ना, उनको तो बस कैमरे के सामने आना है, कैमरा फेस करना है साहब। हम कैसे दिखे पब्लिक के बीच में, पब्लिक को हाथ मिलाने की मोदी जी आ रहे हैं ना, ठीक है। देखो अगला लिखो मान प्रोजेक्ट। अच्छा मान किसकी ट्रिब्यूटरी यार, थोड़ा सा ध्यान, नर्मदा। कहाँ पर लोकेटेड है, धार में, ठीक है, तो लिख लेना ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा मान रिवर, बस। अब एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोलार, लिखो कोलार प्रोजेक्ट। ट्रिब्यूटरी आप नर्मदा की एक रिवर बताई थी जिसका नाम था कोलार, ठीक है, और ये कोलार में ही लोकेटेड है कोलार डैम या कोलार प्रोजेक्ट। अब इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है कि किसकी हेल्प के द्वारा बनाया गया, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाता है।
ये किसके हेल्प के से बनाया गया था? तो आपने एक सुना होगा वर्ल्ड बैंक, नाम सुना है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की हेल्प से ये कोलार डैम बनाया गया था। ध्यान रखना ये कहां पर लोकेटेड है? तो सीहोर में लोकेटेड है, सीहोर, वाई हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और लावाखेड़ी विलेज में। हाँ, कोलार डैम सीहोर, सीहोर, हाँ, सीहोर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली लावाखेड़ी विलेज में बनाया गया है ये। अब समझना एक चीज और कि भैया भोपाल जो है, तो भोपाल के लिए जो पानी आता है ना, ये कहाँ से आता है? तो इसी कोलार डैम से सप्लाई किया जाता है भोपाल के लिए। जो वाटर सप्लाई होता है तो ये भोपाल के लिए, तो लिख लेना कि वाटर सप्लाई इन भोपाल इसी कोलार डैम से होता है। प्रॉफिट में लिख सकते हो। एक लिख ला चोरल प्रोजेक्ट। चोरल, ऑन चोरल रिवर एट इंदौर। लिखना, इसमें एक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इट इज मध्य, ऐसा लिखना, इट इज द मध्य प्रदेश फर्स्ट इनलैंड वाटर प्रोजेक्ट। या तो ब्रैकेट में कर सकते हो, इंटर वैली प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। लिखना, एक और लिखना है, वरना जो प्रोजेक्ट है रायसेन में लोकेटेड है। सबसे ज्यादा लिखना। अब अगला बामनथड़ी प्रोजेक्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बामनथड़ी प्रोजेक्ट, बामनथड़ी प्रोजेक्ट, या तो ऐसा कर लेना बामनथड़ी रिवर वैली प्रोजेक्ट, ऐसा कर लेना। हाँ, बामनथड़ी रिवर वैली प्रोजेक्ट, बामनथड़ी या बामन, हाँ, बामनथड़ी, बामनथड़ी बताया था ना रिवर, बामन। ले भैया, नहीं लिखते आ रहा है तो ये लिख रहा हूं, बामनथड़ी प्रोजेक्ट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बामनथड़ी प्रोजेक्ट? तो इसका एक और अदर नाम क्या पूछा जाता है, ठीक है। तो अदर नाम लिख लेना, राजीव सागर, ये राजीव गांधी सागर प्रोजेक्ट। बालाघाट में लोकेटेड है। लिखो, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यूपी नहीं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। 1975 में फाउंडेशन स्टोन इसका किया गया था और कंप्लीट हुआ था 2012 में। चलो, अब एक क्वेश्चन बताते चले आप, जिसे पूछूंगा। बाणसागर, राजघाट,
बामनथड़ी, बताइए। और एक और है जिसका नाम है बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? आपका रचिता, सृष्टि। सृष्टि बताइए, ये बाणसागर किसका किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट? सृष्टि जी, बुरा मत मानना कि सर आपने पूछ लिया आंसर, है ना। देखो आपको इससे प्रॉफिट होगा, इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पर ही एक साथ हमने लिख लिया ना चारों प्रोजेक्टों को, तो आपको रिवीजन करने के लिए प्रॉफिट। अरे देखना गलत बात है, नहीं गलत बात है, ऐसे नहीं। कब तक देखोगे? क्या नाम है आपका? हाँ, एक सेकंड। हाँ, नहीं आपको नहीं, पीछे वाले। हाँ, परी। अच्छा परी जी, बताइए बाणसागर प्रोजेक्ट किसका? जी मैम, क्या नाम था आपका? इशिका जी, बताइए राजघाट किसका है ज्वाइंट प्रोजेक्ट? एमपी का। और पक्का कंफर्म? हाँ, बाणसागर बताइए, क्या नाम है आपका? विदुषी, बहुत प्यारा नाम है आपका, बताइए विदुषी। हाँ, चंबल नहीं, चंबल कहाँ से रीवा में चली जाएगी? सोन रिवर, हाँ ठीक है। बाणसागर सोन रिवर पे, और लोकेटेड कहाँ पर है? शहडोल। फिर दूसरी बात, शहडोल में एक जगह देवलोन, ये किसका प्रोजेक्ट ज्वाइंट प्रोजेक्ट है? मतलब किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये? कौन सा स्टेट का? क्या नाम है आपका? सबसे पीछे, हाँ श्रुति, बताइए। नहीं याद है मैम, आप बताइए। राहुल जी, वेरी गुड। देखो गांधी सागर है, आपको पता है, तो हमने बताया था चंबल रिवर में, याद है। और चंबल में एक जगह है, नाम बताया था, सॉरी मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम था मंदसौर, और ये मंदसौर में गांधी सागर डैम है। 1960 में ये बनकर कंप्लीट हुआ था, 172 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और ये मैंने बताया था कि ये मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, याद है किसी को? बताया था। इसके बाद बताया था बाणसागर, तो बाणसागर के बाद बताया था कि मध्य प्रदेश प्लस बिहार प्लस उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। ये लोकेटेड कहाँ पर है तो ध्यान रखना, तो ये शहडोल में है, शहडोल में। और शहडोल की एक जगह है जिसका नाम है देवलोन, देवलोन, वहां पर डैम बनाया गया और वहीं पर लोकेटेड है। जबकि ये किस रिवर पर है तो सोन रिवर पर है, ठीक है। और सोन रिवर पर है, इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे कि इसकी हेड ऑफिस है, ये कहाँ पर है तो रीवा में, ठीक है। यहाँ से हमने 3 कनाल बताई थी, केवटी पुरबा, ठीक है। इसके बाद है राजघाट वजी, तो राजघाट में हमने बताया था कि राजघाट को एक और नाम से जानते हैं, रानी लक्ष्मी अवंती बाई, और ये है मध्य प्रदेश प्लस उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट, ठीक है, क्लियर हो गया। और राजघाट बेतवा रिवर पर बनाया गया है, ऑन द बैंक ऑफ बेतवा रिवर्स, बेतवा रिवर्स। एंड बामनथड़ी, तो बामनथड़ी है, बामनथड़ी रिवर पर बनाया गया है, और बनाया गया है बालाघाट में, बालाघाट में। ये मध्य प्रदेश प्लस महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और ये बामनथड़ी किसकी ट्रिब्यूटरी है तो बेनगंगा की, आपको पता है। हाँ, बेनगंगा, हाँ है ना, तो रहा हूँ संजय सरोवर, जिसे हम अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट के नाम से भी बोलते हैं। आगे बता रहे हैं, कर लिया ये। तो ये एक साथ लिख लेना सारे प्रोजेक्टों को, ध्यान रखना कि ज्वाइंट प्रोजेक्ट पूछा जाता है कि ये किसके किसके ज्वाइंट प्रोजेक्ट हैं। तो बाणसागर का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश प्लस बिहार उत्तर प्रदेश का है, गांधी सागर का मध्य प्रदेश राजस्थान का है, राजघाट का है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का, और बामनथड़ी का है आपका मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो कंफ्यूज मत होना, ये ध्यान रखना, एक साथ लिख लेना, आपको रिविजन में काम आ जाएंगे कि किसके किसके ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। हो गए सारे एक साथ रिविजन। देखो गांधी सागर किस रिवर पर बनाया गया है तो चंबल रिवर पर, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है तो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में, मंदसौर में है। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश का पहला हाइडल पावर प्रोजेक्ट था, ध्यान रखना 1960 में कंप्लीट हुआ था बनके, 1954 में इसकी स्टोन रखा गया था और 60 में कंप्लीट हो गया था। इसके बाद इसकी टोटल कैपेसिटी है 172 मेगावाट्स,
ठीक है। मध्य प्रदेश राजस्थान का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। बाणसागर शहडोल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, शहडोल के देवलोध में। किस रिवर पर है? सोन रिवर पर। ठीक है। इसकी हेड ऑफिस रेवा में है। ये कितने राज्यों को इससे प्रॉफिट हो रहा है? तो मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। और मध्य प्रदेश और बिहार में रेशियो मैंने बताया था 2:1:1 का। याद है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। राजघाट परियोजना, तो राजघाट का एक और नाम है जिसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई, अभी बताया मैंने, लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई प्रोजेक्ट हो गया। ये किस रिवर पर है राजघाट? तो बेतवा रिवर पर है। ठीक है। ये किसका किसका है? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। बामनथड़ी किसका किसका है? तो बालाघाट में है, बामनथड़ी रिवर पर, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का ज्वाइंट प्रोजेक्ट। अगला लिखो संजय सरोवर। संजय सरोवर कौन था? संजय सरोवर, संजय, दो नाम सुने हो आपने, एक संजय गांधी का और एक संजय का। हाँ, महाभारत देखा है? महाभारत में जिन्होंने युद्ध स्थल पे जाकर ना पूरी विस्तृत वर्णन सुनाया था, किसको? लाइव टेलीकास्ट उस टाइम पे तीनों संजय ने अपने त्रिनेत्रधारी आंखों से। टीवी रही होगी, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। देखो क्या होता है कि हम जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते वो चीजें होती हैं यूनिवर्स में, है ना। आप सोच भी नहीं सकते हो सकता है कि जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन रही हो तो आज के अपेक्षा कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट रही होगी। मैं देखो हर चीज से गॉड से रिलेट नहीं करता हूँ, है ना। भले मैं, अन्यथा मत लेना यहाँ पर, भले मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन कुछ चीजों को मैं नहीं मानता हूँ, है ना, पहली बात। दूसरी कारण के रीजन क्या है? देखो यूनिवर्स में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी जरूर है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह डिनाई नहीं कर सकते को भगवान नहीं है। या तो आप उसको भगवान मानो या तो उसे पॉजिटिव एनर्जी मानो। और इस यूनिवर्स में यदि पॉजिटिव एनर्जी है तो निगेटिव एनर्जी है। अब कैसे कि सर पॉजिटिव एनर्जी कैसी है और निगेटिव कैसी है? आपके कभी थॉट आए कि राहुल को मार दिया जाए? बुरे ख्याल आते हैं कि नहीं आते? आए कि नहीं आए? नहीं आए, ठीक है। मतलब फिर भी लगता है ना। तो जो आपके निगेटिव थॉट आते हैं, तो थॉट आने का रीजन क्या था? या पॉजिटिव थॉट आना कि यार आज तो कितना अच्छा हमारे साथ हुआ, जो पॉजिटिव थॉट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एनर्जी डिनाई तो करती है कि इस यूनिवर्स में कि पॉजिटिव और नेगेटिव, तभी तो हमारे थॉट के मन के विचार बदल रहे हैं। होती होगी कि नहीं होती होगी? इमेजिन कर रहे हो। तो बस यही चीज है कि इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो पॉजिटिव और नेगेटिव के रूप में। भाई जो आज डार्क, इस रूम को पूरी तरीके से अंधेरे से ढक दिया जाए तो इसमें डार्क एनर्जी आ जाएगी कि नहीं आएगी? पूरा चारों तरफ। लेकिन यहाँ पर लाइट हम डाल दिया तो डार्क, हमेशा डार्क को नष्ट करने के लिए एक लाइट की जरूरत पड़ती है और वो पॉजिटिव में कन्वर्ट आ जाती है। अब मंदिरों में देखो, अपने आप जाने से आपको एक शांति अलग फील आता है, एकदम रिलैक्स, बहुत ज्यादा। आप सारी चीजें टेंशन छोड़कर कभी टेंपल में जाकर, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जाओ तो आराम से वहाँ भक्ति में लीन हो जाओ, मेरे कहने का मतलब ये नहीं। आप जाओ, कभी भी आपको शांति महसूस करवानी है। अपने आप में जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो गए कि कुछ नहीं हो रहा, तो आधे 2 घंटे के लिए सारी चीजें छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाना, और नहीं आ रहा तो फिर कब्रिस्तान चले जाना आराम से, बढ़िया सा। मंदिर में से हमारी मेंटेलिटी वही बना के जाते हैं कि हमें शांति। हाँ, नहीं कोई नहीं है दुनिया की, आपको सत्यता पता चल जाएगी। कुछ नहीं है जीवन में, सब कुछ छोड़ के यहीं आना एक दिन, बस। दुनिया में आपको एक सारी चीजें वहां पर खत्म हो जाएंगी। 2 घंटे जाकर आराम से कब्रिस्तान में बैठना, जीवन में सारी परेशानियां खत्म, और 1-2 लाशों को जलते हुए देखना बस आराम से, फिर देख। हाँ, क्यों नहीं देखते हैं? पता नहीं है, ऐसा तो हम, हो सकता है। मैं भी राहुल जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहा हूँ, मैं भी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नहीं तो हमारे यहाँ जाती है, हमारे यहाँ लेडीजें जाती हैं, लड़कियों को तो नहीं पता, लेडीजें जरूर जाती हैं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ लेडीजें जाती हैं, जब हमारे यहाँ क्या ठीक है, मैं रीवा से, हमारे यहाँ जाती हैं प्रॉपर। हमारे यहाँ क्या है कि लेडीजें जाती हैं और प्रॉपर जाती हैं लेडीज, क्यों जाती है ना, अपने इधर जाती हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमने तो 1-2 लोगों को देखा तो हमारे घर में जाती हैं, मुझे हाँ पता है। बाकी हो तो हमें देखो अलग अलग रीजन की अलग अलग अपनी अपनी होती है रीति रिवाजें होती हैं।
लोग जिसे जैसे मानना हो तो मानते हैं, बट हमारे यहाँ तो प्रॉपर जाती हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं जाती। इसलिए हमारे यहाँ लड़कियों को मैंने शायद नहीं देखा है, लेकिन लेडीजें जाती हैं। अब लड़कियों को तो ध्यान नहीं है मेरे को, वो लेकिन औरतें जो होती हैं, लेडीज होती हैं, वो जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं है, तो मत जाना, मंदिर चले जाना, ठीक है, जरूरी नहीं है। अच्छा, तो क्या देखोगे मतलब कि वहां जाके? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है कि आपको लाइफ का एक पार्ट होता है, यदि आपको जन्म हुआ है तो इस यूनिवर्स में आपको एक दिन नष्ट होना। इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है। ये अर्थ जो आपको दिख रही है, तो आज से आई थिंक 4 to 5 बिलियन ईयर बाद ये खत्म हो जाएगी। तो जो हमारा सन है, इसको एक टाइम बाद नष्ट होना है। आज से 4.5 बिलियन ईयर बाद ये नष्ट होना है, तो फिक्स है ना, ये नष्ट होगा। क्योंकि जो इसमें एनर्जी काम कर रही है, धीरे धीरे ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है हाइड्रोजन गैस के कारण। जब हमारा सन बना था आज से 4.5 बिलियन ईयर पहले, तो उस समय इस कहीं से ज्यादा इसमें लाइट थी। आज के कंपेयरमेंट देखने को मिलेगा कि कहीं ज्यादा इसमें चमकवान था, लेकिन धीरे धीरे इसकी एनर्जी ये ट्रांसफर हो रही है, हाइड्रोजन से हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो अपनी ये धीरे धीरे जो लाइट है, इसको खोता जा रहा है ना। और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जहां ये हाइड्रोजन में खत्म हुआ, तो इसमें एक बड़ा विस्फोट हो सकता है, या तो कन्वर्ट हो जाएगा ये दूसरे रूप में। तो बस वही चीज है कि एक इस यूनिवर्स में कुछ भी नहीं है कि ये परमानेंट है, एक टाइम में खत्म। और ये एटलीस्ट ये यूनिवर्स भी एक टाइम में खत्म होना है। यदि हमने बात की है बिग बैंग की, तो बिग क्रंच होना फिक्स है। यदि रहा होगा, देखो हम ये भी नहीं कह सकते कि बिग बैंग से यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन जितने पास हमारे पास सोर्स हैं, उस सोर्स में सारे सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो सोर्स मांगते हैं, वो बिग बैंग मांगता। तो इस पूरे यूनिवर्स में कुछ भी चीजें संभव नहीं। भगवान यदि आए होंगे, अच्छा एक बात मुझे समझ में नहीं आती, देखो ऑन कैमरा रिकॉर्ड है, कभी नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है। क्या है कि इस यूनिवर्स में आप देखोगे कि जितने भी भगवान हैं, सब इंसान में आए, ह्यूमन में आए। आप किसी भी रिलीजियस से ले लो, धर्म से, चाहे आप हिंदुइज्म में ले लो, चाहे आप जैनिज्म में ले लो, चाहे आप बौद्धिज्म में ले लो, चाहे आप मुस्लिम में चले जाओ, तो आप जितने भी सब इंसान रूप में आए। और इन्हीं भगवानों में कहीं ना कहीं कुछ चीजें कॉमन थी। सभी भगवानों को यदि हम देखा जाए तो सभी में कॉमन थी कि इनमें कभी ये झूठ नहीं बोलना, कभी ये किसी आपको गलत नहीं करना, ये सारी चीजें आप देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा होता है मेडिटेशन। यदि आपके अंदर जो आप शक्तिमान में आओ, जो 5 चक्र दिखाए गए थे उसके 7, तो सारे के सारे आप देखोगे। तो इस मेडिटेशन और ध्यान से आप, मेरे अकॉर्डिंग मैं तो मानता हूँ कि जैसे आप देखोगे कि पहले के लोग थे कि क्या करते थे कि भगवान को बोलते थे, प्रसन्न कर लेते थे, और भगवान आते थे, वरदान देते थे, है ना। ऐसा होता था ना कि काफी टाइम इन्होंने तपस्या की और तपस्या से फिर एक दिन भगवान प्रकट हो गए। ऐसा होता था ना, होता था कि नहीं, आपने देखा होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यदि मैं पर्टिकुलर बात करूं, देखो इसमें मेरा कोई वैसा बोलने का किसी को मतलब नहीं है कि पहले ऐसा होता था, होता रहा होगा कि लोगों ने काफी टाइम तक भाई प्रोसेस की कि आगे अपने आप को मेडिटेशन में डाल दिया। और जब मेडिटेशन में आप पूरी तरीके से अपने आप के माइंड को कंट्रोल कर लिया, और जिस दिन अपने आप के माइंड को पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया, तो आपके जो जो पूरे चक्र होते हैं लाइफ के, वो आपको उसको जागृत कर दे। तो जो भी आपके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी जनरेट हो जाएगी कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी आंखों से पूरी की पूरी बिल्डिंग गिरा सकते हो, इतनी ज्यादा आपके अंदर एनर्जी क्रिएट हो जाती है। दैट्स ये रियलिटी है, साइंटिफिक बता रहा हूं मैं कि ये होता है कि मेडिटेशन में इतनी बड़ी प्रोसेस होती है, इतनी बड़ी ताकत होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो। स्वामी विवेकानंद का आपने नाम सुना, एक बार बुक पढ़ते थे, बुक रीड हो जाती थी। उसका रीजन था कि उनके मेडिटेशन, और उनमें से कहते हैं कि एक उन्होंने अपने आप को मेडिटेशन और ध्यान से उन्होंने अपने आप को, एक जो चक्र होता है उसको उन्होंने जागृत कर दिया था। ऐसा होता है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती, तभी तो 32 की एज में उनकी डेथ हो गई थी। इतना कम उन्होंने इतना ज्यादा ध्यान और मेडिटेशन किया था उन्होंने। जो बॉडी है वो उस चीज को, हाँ ये होता है कि उस एनर्जी को आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो वास्तविकता में ऐसा होता है कि मेडिटेशन और ध्यान से बहुत कुछ चीजें बदली जा सकती है। आप कभी लगता है ना कि आपको चलो याद नहीं हो रहा, क्यों आपको मेडिटेशन के लिए बोला जाता है? इससे आपका दिमाग जो होता, कभी आप चले जाना धर्मशाला, मैं आप तुमको एक लोकेशन बताता हूँ, कभी जाना मन करना था, वहां पर बुद्धों का वो चलता है, एक संघ चलता है मेडिटेशन का।
कभी उसको आप ज्वाइन करना 1 महीने आराम से, दुनिया में आपको सारी चीज़ों से मोह माया छोड़ के त्याग देंगे, सारी चीज़ें से आपको छुड़ा देंगे और दिमाग को ऐसे शांत कर देंगे। कभी भी ख्याल आए कुछ नहीं, अब जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, चलो क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, कभी बहुत सारी चीज़ें परेशान हो जाना, कभी चले जाना राजस्थान, चले जाना राजस्थान में तुम्हारा ब्रह्म कुमारी आश्रम है। हाँ, भी आप बहुत, ये भी इसका नाम मैंने सुना है, विपासना, आप ज्वाइन करना विपासना। मतलब इतना अच्छी चीजें हैं ये मेडिटेशन जीवन में कि पूछो ना, और लाइफ का एक पार्ट है, आपको जाना चाहिए। एक बार शांति बहुत मिलती है, दुनिया के मोह माया फोन सारी चीजों से दूर हो जाओ। पहले तो सबसे काम करो कि सोशल मीडिया के ऐप्स हटाओ अपने से। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आज मैं इतने साल हो गया, मेरी आज भी इंस्टाग्राम में आईडी नहीं है, फेसबुक में मेरी आईडी नहीं है, कहीं नहीं आ पाओ, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करता है, आपके नॉलेज को छोटा बनाता है। एटलीस्ट ये फोन आपके नॉलेज को छोटा बनाता है, सोशल मीडिया की बात नहीं करते, पूरी की चीजें आप देखोगे कि आपके नॉलेजों को पूरी तरीके से छोटा कर रहा है। जो आप बुक पढ़ के आप ज्ञान लेते हो, ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा जितना प्रॉफिट है उससे कई ज़्यादा आपको लॉसेस देखने को मिलते हैं। आपके ज्ञान को पूरा शॉर्ट कर रहा है, आप सोचने समझने की शक्ति आपको खत्म कर रहा है। कि आप जो माइंड आप बुक लगाते हो उसमें आपको दिमाग का एनर्जी बढ़ता है, इसमें क्या आपको सामने फ्रंट में लिख दिया, वो चीज़ें बनी मिली गई, आपको दिमाग एनर्जी आपको डेवलप ही नहीं हो पा रही। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जितना प्रॉफिट हो रहा है उसका कहीं ज़्यादा लॉसेस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेरा आईडी नहीं बनी थी, जब भी मैं कभी 11-12 में था तो आप बहुत अच्छा था, ऐसे ही था कि चलो बना लेते हैं, लेकिन बना लिया और बस वो फ़ोन कीपैड वाला उस समय होता था, उससे फेसबुक और 19 रुपये का रिचार्ज आता था, वैसे टॉप अप घस के, है ना, वो दिन हमने देखे थे। तो उस टाइम में हमने रिचार्ज किया, बस देखा कि मैसेज किसके आए और बंद कर दिया था, तो लॉग आउट कि भैया ये 3 दिन चलाना है, 100 MB नेट और चलाना है ना। आज तो आपको अनलिमिटेड मिल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं चल रही, जाने दो। और पहले तो ये चलता था, तो 1 साल हमने खूब चलाया बढ़िया। 11th में आराम से बढ़िया, फ़ोन ऑन तो मिल ही गया था, चलाओ बढ़िया सा, फेसबुक खोलते थे, मैसेज करते थे, बस खत्म। और जैसे ही हमने मेरा क्वार्टरली का एग्ज़ाम हुआ, हाफ ईयरली का हुआ था, क्वार्टरली का नहीं, हाफ ईयरली, तो जब रिजल्ट देखा बढ़िया से, ये क्या हो रहा है ना, मैथ में आ रहे हैं 37 नंबर, फिजिक्स में आ रहे हैं 35 नंबर, 11 में क्वार्टरली में, बोला भैया अब बंद करना पड़े। फिर वहाँ से बंद कर दिया। फिर कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया, फिर थोड़ा साल फिर से लगा कि नहीं ओपन करते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है। फिर वहाँ भी 3-4 महीने बढ़िया सा चलाया, अच्छा खासा। फिर वहाँ से तब से बंद हुआ, तो फिर अकाउंट ही कभी नहीं ओपन हुआ। तो लाइफ में आपको देखने को मिलता है कि चीज़ों को आपको उस चीज़ों से मिलना है। ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरीके से लोगों से हट जाओ, ऐसा भी नहीं। एक टाइम में अकेले रहोगे तो आपको लगता है कि पब्लिक कोई अच्छी नहीं लगेगी, तो कोशिश करो कि अपने आप को सही कामों में लेके चलो। रील्स आप देख रहे हो 8 घंटे, आपको पता ही नहीं चल रही है कहाँ चले गए। ये रियलिटी है। टाइम मैनेजमेंट करना, जब भी कभी आप एक अच्छे स्टूडेंट के तरीके से बताता हूँ कि कभी भी अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करके देखना। आई थिंक इंस्टाग्राम में एक फीचर आता है, मुझे तो पता नहीं है, कि उसमें आपको टोटल बताता है कि कितने आवर्स आपने यूजेस किया है। तो अपनी अपनी प्रोफाइल करना, खोलना और डेली देखना आप कितने आवर्स इंस्टाग्राम का यूज करते हो। व्हाट्सएप को कितने घंटे यूज करते हो। व्हाट्सएप मुझे मजबूरी में चलाना पड़ता है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे घर में होती हैं या हमारे घर फैमिली वाले बिजनेस वाले हैं। अब किसी को पेमेंट आ रहा है, किसी को कुछ भी करना है, तो मुझे उनको स्क्रीनशॉट भेजना है, ये है इतना आया हुआ है, उनके द्वारा मैंने ट्रांसफ़र किया। तो मजबूरी में, क्योंकि मेरे घर वाले उतने दूसरे मीडिया में एक्टिव नहीं है कि चलो टेलीग्राम में भेज दिया, जीमेल के द्वारा वो कर दिया, तो इसलिए मुझे व्हाट्सएप में मजबूरी में। और फिर बहुत सारे स्टूडेंट हो जाते हैं, चलो ठीक है व्हाट्सएप में उतना डिस्ट्रक्शन होता नहीं है, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम, फेसबुक ये चीज़ हो गई। हालांकि आजकल लोग फेसबुक बहुत कम चलाते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम आज भी बहुत चला है। यूट्यूब की रील्स खोलना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब भी एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन है, ये भी ध्यान रखना। कुछ भी आपने ओपन किया, देखते रह गए। लेकिन जब भी ओपन करो तो अपनी टाइम लिमिट के द्वारा ओपन करो और कोशिश करो कि उसमें वो चीज़ें हो जाए, ठीक है। अपने टॉपिक में आ जाओ, संजय सरोवर। तो संजय सरोवर की बात चल रही थी, कहाँ से कहाँ आपने पहुँचा दिया, ठीक है। भगवान से बात चल रही थी, तो भगवान इस दुनिया में है या नहीं है, ये उनके ऊपर छोड़ दो। अपनी काम करो, अपना आस्था करो, आपका काम, ठीक है। आप भगवान को मानो, पूजो, आपका काम है। और मानना चाहिए, मेरा ये मानना है, क्योंकि उससे आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है आपके लाइफ में। और ये सत्य है कि जब भी कभी पढ़ो, आप सबसे पहले भगवान का ध्यान करो। हो सके पॉसिबल तो आप मंदिर जरूर जाओ, उससे आपको पूरे दिन की जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर होती है।
ऐसा ध्यान रखना। कोशिश करो कि भगवान को एक लोटा जल डालने में क्या जाता है आपको, कुछ तो घट नहीं जा रहा, कुछ नहीं है आपको, चंदन नहीं है, टीका नहीं है, कुछ भी मत चढ़ाओ, सिर्फ पानी बस डालो और 2 मिनट सिर्फ अपने आप को सिर्फ भगवान में डाल दो, 2 मिनट ओनली वन। पूरी तरीके सारी टेंशन छोड़कर सिर्फ भगवान के ध्यान में लग जाओ। फिर देखो आपको एनर्जी, देखो आपके अंदर मेडिटेशन उस दिन का देखो जिस दिन आपने 2 मिनट 3 मिनट अपने आप को दिया है, सिर्फ वहां पर भगवान में लीन हो जाओ। तो दुनिया में कुछ है ही नहीं, सिर्फ ऊपर वाला जो कुछ है उसमें लीन हो जाओगे, अपने आप मेडिटेशन धीरे धीरे ध्यान में बढ़ जाएगा। स्टार्ट कर दो इस तरह से, क्योंकि एकमात्र प्लेस है, आप घर में कर नहीं सकते हो, संभव नहीं है। फटर पिटी फुटी पिटी मंदिर में कम से कम पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, मंदिर की घंटियां बज रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं, पॉजिटिव एनर्जी अंदर जा रही है। तो जब अंदर पॉजिटिव जा रही है तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, चलो लिखो फटाक से, संजय सरोवर, खत्म करना है इसको। 2 मिस कॉल बड़े बाबा जी, कोई नहीं आएगा आज, नहीं, संजय सरोवर लिख, जल्दी से लिखो संजय सरोवर। इसे और एक बोला जाता है अपर बेनगंगा प्रोजेक्ट, ऑन बेनगंगा रिवर, जल्दी लिख लो थोड़ा से, बालाघाट पे। एक नाम सुना होगा आपने, भीमगढ़ डैम का पढ़ाया था मैंने, भीमगढ़ डैम। क्या है ये भीमगढ़ डैम? हाँ हाँ, जो सॉइल का डैम बना हुआ है ना, सॉइल डैम, एशिया सॉइल बिगेस्ट डैम बताया था ना मैंने आपको, भीमगढ़। तो ये भीमगढ़ डैम में ही बेसिकली संजय सरोवर लोकेटेड, प्रोजेक्ट यहीं से निकाला गया। इसी को एक नाम से और जानते हैं, संजय सरोवर। तो ध्यान रखना, बिगेस्ट ये है मड डैम ऑफ एशिया। मड मतलब मिट्टी से बना हुआ, हाँ, बिगेस्ट मड डैम। क्या लिखा आपने? बस डैम ऑफ एशिया, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। एक और लिख लेना, ग्रेटर गंगाऊ प्रोजेक्ट, ग्रेटर गंगाऊ प्रोजेक्ट, गंगाऊ पढ़ाया था पहले भी मैंने आपको। केन रिवर पर है, केन प्रोजेक्ट के नाम से और जाना जाता है, ग्रेटर गंगाऊ प्रोजेक्ट। लिखूं क्या? प्रोजेक्ट केन रिवर पर है, इसलिए इसे केन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। केन प्रोजेक्ट पन्ना एंड छतरपुर पे लोकेटेड है। ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का। एक और लिख लेना, सिंध प्रोजेक्ट, सिंध प्रोजेक्ट इसे कहते हैं हम, एक और नाम से जानते हैं, मोहिनी सागर, मोहिनी सागर, मोहिनी सागर। हाँ, इसका नाम बदल के अटल सागर कर दिया गया, अटल सागर, मोहिनी सागर को, हाँ, मोहिनी सागर को अटल सागर के नाम से भी जाना है। किस रिवर पर लोकेटेड है? तो लिख लेना ऑन सिंध रिवर। सिंध रिवर किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो लिख लेना शिवपुरी में, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और इसमें जो डैम बनाया गया उस डैम का नाम है मड़ीखेड़ा, मड़ीखेड़ा डैम, मड़ीखेड़ा डैम, मड़ीखेड़ा डैम। 2018 में नाम चेंज कर इसे अटल सागर कर दिया गया। 2018 में इसका नाम चेंज करके अटल सागर प्रोजेक्ट कर दिया गया। लिख देना, अगला लिखना माता टीला डैम, माता टीला डैम, माता टीला डैम ललितपुर में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश ललितपुर में है ये माता टीला डैम, उत्तर प्रदेश ललितपुर। बेतवा रिवर पर है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का।
उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है ऑन बेतवा रिवर। अगला लिखना पेंच प्रोजेक्ट, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, पेंच प्रोजेक्ट। हाँ, पेंच प्रोजेक्ट छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और बहुत सारे हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा पूरी की पूरी। जो इम्पोर्टेंट थे तो मैंने पढ़ा दिए हैं आपको, अभी तो बहुत सारे इसमें हैं। थावर प्रोजेक्ट हो गया, मटियारी प्रोजेक्ट हो गया, इस प्रकार आप देखोगे तो बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ये पूछा कहाँ से जाएगा, जैसे गुलाब सागर परियोजना हो गई, तो आपको देखने को मिलती है कि लोकल लेवल में है और वहीं पर सीमित हो जाती हैं। तो बहुत छोटी छोटी आपको प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। जितनी मेन प्रोजेक्ट थी वो मैंने सारी पढ़ा दी है, बाकी लिस्ट आपको भेज दूंगा, तो उस लिस्ट में वो पूछेगा किस रिवर पर है और किस डिस्ट्रिक्ट पर है लोकेटेड, ठीक है, तो ये ध्यान रखना हम। बाकी कल कनाल सिस्टम पढ़ा दूंगा मैं, कनाल खत्म कर दूंगा पूरा का पूरा कनाल, और बचेगा आपका, ठीक है, ये थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी साथ में पढ़ाते चले अपन, है ना। थर्मल पावर प्रोजेक्ट भी कर दें, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट दोनों कर देते हैं, ठीक है। देखो कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर बताते हैं मैम से बात करके क्या करते हैं, ठीक है। थैंक यू।